तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि एसएससी जेई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का डिस्कशन हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है, किस अप्रोच से उसको सॉल्व करेंगे। और क्वेश्चन के साथ में ही आपको कुछ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे, जिससे कि आपके उस क्वेश्चन के अलावा कुछ और भी अगर क्वेश्चन बनता है उस कॉन्सेप्ट से तो वो भी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या है। तो पहला क्वेश्चन है आपका, द ट्रांसफार्मर यूज्ड फॉर एसी वेल्डिंग सेट इज, यानी कि आपको क्या पूछा है कि ट्रांसफार्मर जो है एसी वेल्डिंग के लिए कौन सा ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर होगा आपका। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है किसके लिए, एसी एसी वेल्डिंग सेट के लिए। ठीक है, यानी कि जब एसी वेल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वहाँ पे हमको क्या करना, यूज करना पड़ता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। ठीक है, अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है तो इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए आप जानते हैं कि आप लोगों ने सब लोगों ने पढ़ा होगा कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वही होता है जिसकी सेकेंडरी वोल्टेज क्या होता है V2, वो क्या होता है लेस देन होता है किससे, प्राइमरी वोल्टेज से। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी आप एसी बिल्डिंग की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जब भी एसी बिल्डिंग की जाती है तो उस केस में करंट की रिक्वायरमेंट हमको, यानी कि करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। जब हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है तो जो हाई करंट अब ये कैसे मिलेगी, आप जानते हैं कि अगर वोल्टेज ट्रांसफार्मर में आपका क्या होता है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन क्या होता है, इन्वर्सली होता है। ठीक है, क्या होता है, इन्वर्सली होता है। यानी कि अब हाई करंट आपको कब मिलेगी, जब आपका हाई करंट कब मिलेगी, जब आपका वोल्टेज कम होगा, है ना। तो अब सेकेंडरी साइड वोल्टेज आपको कम कब मिलेगा, यानी कि जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज करोगे तो हम कह सकते हैं जब इसका वोल्टेज का रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज और करंट का रिलेशन। तो यहाँ पे जब वोल्टेज कम है तो इसके केस में हम कह सकते हैं कि I2 जो होगा, सेकेंडरी साइड करंट जो होगी वो आपको ग्रेटर ज़्यादा मिलेगी किससे, प्राइमरी साइड से, है ना। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर करंट की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है तो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट वहाँ पे आपकी कम होगी। तो वोल्टेज कम कम मिलता है जब आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि एसी बिल्डिंग में हाई करंट की रिक्वायरमेंट होती है। तो हाई करंट की रिक्वायरमेंट जब मिलेगी जब हमको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका ये डिस्कशन हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप सेकंड क्वेश्चन में आइए। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ट्रैक्शन वर्क विच मोटर इज प्रिफर्ड। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देख लेते हैं ये ट्रैक्शन क्या है। तो ट्रैक्शन का मतलब होता है, हमेशा आपने सुना होगा कि ट्रैक्शन का मतलब होता है जो रेलवेज वर्क होते हैं। ठीक है, जो रेलवेज वर्क होता है उसको वही आपका ट्रैक्शन वर्क होता है। ठीक है, अब रेलवेज की बात करें तो आपको डायरेक्टली ऐसे भी पूछ सकता है कि फॉर रेलवेज वर्क के लिए कौन सा मोटर आपका यूज किया जाता है या प्रिफर्ड किया जाता है। तो इसके लिए इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर अब क्यों होगा, तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि जो डीसी सीरीज मोटर होता है इसका एप्लीकेशन की अगर बात करें, ठीक है, यानी कि डीसी सीरीज मोटर की जो एप्लीकेशंस होते हैं तो इसका एप्लीकेशन वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क, TORQE। तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आपका हमेशा आपका कौन सा मोटर यूज किया जाएगा, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, अब इसके एप्लीकेशन की बात करें तो आपका एक तो समझो ये हो गया ट्रैक्शन वर्क के लिए, यानी कि रेलवे के लिए। दूसरा आपका अगर क्वेश्चन बन सकता है तो जैसे कि क्रेन्स होता है, क्रेन्स में भी आपका क्या होता है, हाई स्टार्टिंग टॉर्क की रिक्वायरमेंट होती है। तो क्रेन्स में भी आपका कौन सा मोटर यूज किया जाता है, डीसी सीरीज मोटर। ठीक है, तो ये था इसका डिस्कशन। अब बात, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहा गया, विच मोटर बाइडेस्ट वैरायटी ऑफ मेथड फॉर स्पीड कंट्रोल। ठीक है, तो इनमें से हमको बताना है कि कौन सा मोटर जो है स्पीड कंट्रोल के लिए अच्छा होता है या बाइडेस्ट रेंज होती है। तो जैसे कि जब भी आपको हमेशा ध्यान देना है, अगर स्पीड कंट्रोल की बात की जाए, कहीं पे भी आपको स्पीड कंट्रोल की बात की जाए तो हमेशा आप ध्यान रखेंगे उसका आंसर क्या होगा, डीसी शंट मोटर। तो डीसी शंट मोटर क्या होता है, तो डीसी शंट मोटर एक तरीके से आपका कांस्टेंट स्पीड मोटर भी कहा जाता है। कांस्टेंट स्पीड मोटर क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके लोड पे, अगर इसके लोड में वेरिएशन करते हैं या इसका लोड जब चेंज होता है तो इसके स्पीड में जो है आपका
चेंजेस बहुत कम आते हैं, यानी कि स्पीड में थोड़ा वेरिएशन नहीं आता है, बहुत कम ही वेरिएशन आता है। इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट स्पीड मोटर भी बोलते हैं। तो इसीलिए अगर स्पीड कंट्रोल की बात जहाँ पे आती है, यानी कि आपको अगर स्पीड पे ध्यान देना है, तो उसके लिए कहाँ पे कौन सा मोटर यूज किया जाएगा, आपका डीसी शंट मोटर यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप जानते हैं कि जो स्पीड कंट्रोल होता है, तो इसका सबसे अच्छा तो ये होता है कि स्पीड रेगुलेशन जो है इस मोटर का वो मिनिमम होता है, हमेशा ध्यान देना क्या होता है, मिनिमम। अब स्पीड रेगुलेशन क्या होता है, तो स्पीड रेगुलेशन का फॉर्मूला क्या होता है, नो लोड स्पीड माइनस फुल लोड स्पीड अपॉन फुल लोड स्पीड। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है किसका, डीसी शंट मोटर के स्पीड रेगुलेशन का। ठीक है, तो इस तरीके से जो इसका मिनिमम स्पीड रेगुलेशन होता है, तो मिनिमम स्पीड रेगुलेशन का मतलब क्या है, आप लोड में वेरिएशन अगर करेंगे तो इसके स्पीड में चेंजेस नहीं आएगा, बहुत कम ही चेंजेस आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए और भी क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कहा गया है। इन ट्रांसफार्मर हैज मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड व्हेन आयरन losses are 800 वाट, कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी। तो इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रांसफार्मर है, ठीक है, उसकी जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी एट फुल लोड पे मिलती है। ठीक है, कब, जब व्हेन आयरन लॉस आर 800, यानी कि जब आयरन लॉस आपका 800 वाट है, उस केस में आपका फुल लोड पे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है या मैक्सिमम एफिशिएंसी रखता है। तो उस केस में क्या बताना है, कॉपर लॉस एट हाफ लोड विल बी, यानी कि अब उस केस में आपका क्या होगा कि कॉपर लॉस हाफ लोड पे आपका कॉपर लॉस क्या होगा। ठीक है, तो कॉपर लॉस हमको बताना है, तो सबसे पहले तो हमको ये जानना चाहिए कि कॉपर लॉस और आयरन लॉस जो है मैक्सिमम एफिशिएंसी पे क्या होते हैं ट्रांसफार्मर के केस में। तो हमेशा ध्यान रखेंगे, क्या करेंगे कि जो अगर इस तरीके से कहते हैं, इन ट्रांसफार्मर मैक्सिमम जो इफिशियंसी होती है एट फुल लोड, ठीक है, फुल लोड पे मैक्सिमम इफिशियंसी की कंडीशन क्या होती है कि जब आपका कॉपर लॉस इक्वल हो जाए किसके, आयरन लॉस के जब इक्वल होता है, तब क्या होता है, आपका मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलती है किस पे, फुल लोड पे। ठीक है, ये कंडीशन है, ये मस्ट है आपकी, याद रखिए इसको। तो आप जानते हैं कि कॉपर लॉस जो होता है, हमेशा ट्रांसफार्मर में दो लॉस होते हैं, ये तो आपको जानते ही होंगे। ठीक है, कॉपर लॉस और आयरन लॉस। तो कॉपर लॉस जो होता है वो किसकी वजह से होता है, आई स्क्वायर लॉस, आर भी कहते हैं इसको। ठीक है, या इसको और क्या नाम देते हैं, ओमिक लॉस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको ओमिक लॉस भी कहा जाता है। अब ये जो कॉपर लॉस होते हैं वो किस पे आपका डिपेंड कर रहा है, करंट पे, यानी कि अगर कॉपर लॉस में करंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो लॉस भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो ये कॉपर लॉस डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है, उसके लोड पे या करंट पे। ठीक है, तो ये रिलेशन आपको पता है। अब क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है कि 800 आयरन लॉस आर 800। तो आप देख सकते हो, तो आयरन लॉस हम लोगों को पता है कितना दिया है, आयरन लॉस इक्वल टू 800 वाट। ठीक है, आयरन लॉस जब 800 दिया है, तो आप कह सकते हो कि अब ये मैक्सिमम एफिशिएंसी की कंडीशन भी दी है, तो हम कह सकते हैं यही आपका क्या होगा, कॉपर लॉस भी होगा। ठीक है, क्योंकि ये कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल होता है किस केस में, जब मैक्सिमम एफिशिएंसी दी है, मैक्सिमम एफिशिएंसी। ठीक है, तो कॉपर लॉस भी यही होगा। अब आपको बताना क्या है कॉपर लॉस, तो कॉपर लॉस आपको बताना है हाफ लोड पे। तो जैसे कि सपोज करिए हमारा लोड का मतलब क्या है, आप कॉपर लॉस जो होता है, कॉपर लॉस आपका फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर, यही होता है। अब अगर आई स्क्वायर लॉस फॉर्मूला होता है, तो इसमें हमको क्या बताना है, कॉपर लॉस किस पे बताना है, करंट जब क्या होती है। तो देखिए हमारा कॉपर लॉस जो है क्वेश्चन में कितना दिया है, 800 वोल्ट, तो हम किस लिख सकते हैं इसको, 800 वॉट दिया गया है। ठीक है, अब हमको पूछा क्या गया है कि कॉपर लॉस एट हाफ लोड। तो हाफ लोड पे पूछने का मतलब क्या है, ऐसे लिखिए एट हाफ लोड। तो हाफ लोड का मतलब है आपकी करंट हाफ होगी इस केस में, तो इस तरीके से हाफ लोड का मतलब है आपकी जो ये फुल लोड पे है ना, तो हाफ लोड का मतलब है करंट हाफ की हाफ हो जाएगी फुल का। ठीक है, तो इस तरीके से अब देखिए इसका कॉपर लॉस का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो इसमें अगर हाफ में करंट की वैल्यू रखेंगे IF/2 और आर का होल स्क्वायर ये हो जाएगा। तो जब इसमें कॉपर लॉस करेंगे तो ये कॉपर लॉस क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिए कॉपर लॉस को इस तरीके से, तो IF² अपॉन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जानते हो, ये आप जान लो एक क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, और आपको क्या दिया है, आई स्क्वायर एफ
आर, यानी फुल लोड पे कॉपर लॉस कितना दिया है 800, तो इसकी वैल्यू यहाँ से हम क्या करेंगे, रख सकते हैं कि नहीं, तो हमको क्या करेंगे, इसको 800 वाट हम रख सकते हैं, अपॉन कितना करेंगे 4, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 200 वाट। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि 200 वाट, 200 वाट ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करना है। तो इसका आंसर क्या होगा फिर, इसका आंसर होगा 200 वाट। ठीक है, तो चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द नो लोड स्पीड ऑफ डीसी सीरीज मोटर इज। तो आपको क्या बताना है, डीसी सीरीज मोटर की नो लोड पे स्पीड कैसी होगी, तो वो कैसी होगी, वेरी हाई होगी, यानी कि वेरी स्मॉल होगी, मीडियम होगी, या कांस्टेंट होगी, या वेरी हाई होगी, तो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वेरी हाई होगी। अब वेरी हाई कैसे होगी, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो स्पीड का डीसी मोटर में, डीसी मोटर में जो रिलेशन होता है, जनरली कोई भी मोटर डीसी में आप मान लीजिए, जो रिलेशन होता है स्पीड का, तो वो क्या होता है ए बी अपॉन फाइव, यही होता है कि नहीं, फ्लक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम जानते हैं कि जो फ्लक्स होता है वो किस कैसे प्रोड्यूस होता है, जब फ्लक्स प्रोपोर्शनल किसके होता है, आर्मेचर करंट के, यानी कि जितनी आर्मेचर करंट फ्लो करेगी वाइंडिंग्स में उतनी ज़्यादा आपकी फ्लक्स इंड्यूस होगा। ठीक है, तो हम जान सकते हैं, तो इसका अगर रिलेशन ऐसे लिखना चाहोगे तो ई बी अपॉन आई ए, ठीक है, ये भी तो हम कह सकते हैं, यानी कि जो स्पीड का जो रिलेशन होगा अगर करंट के फॉर्म में लिखा जाए तो करंट के फॉर्म में क्या हो जाएगा आपका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब बात करते हैं डीसी सीरीज मोटर की। तो सीरीज मोटर में आप जानते हैं कि जो रिलेशन होता है आपका टॉर्क का प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर के, यही होता है कि नहीं। तो जब आई ए स्क्वायर के होता है तो हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा आप करंट फ्लो कराओगे, ठीक है, तो जितना ज़्यादा करंट फ्लो होगी उतनी स्पीड कम होगी, यानी कि तो इस ये रिलेशन होता है सीरीज मोटर के लिए, आप जानते हैं टॉर्क प्रोपोर्शनल होता है आई ए स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम स्पीड का रिलेशन करंट के फॉर्म में निकालना चाहें तो ये रिलेशन निकल जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या कहा है, नो लोड। तो नो लोड का मतलब होता है आपकी करंट जो होती है वो क्या है, आर्मेचर करंट वो आपकी मिनिमम होगी। ठीक है, मिनिमम का मतलब आपके आर्मेचर अगर नो लोड कह दिया जाए तो आर्मेचर करंट उस केस में जीरो होगी, होगी कि नहीं। तो जब आर्मेचर करंट जीरो होगी तो यहाँ पे अगर इसका रिलेशन निकालोगे ए बी अपॉन ये जीरो हो जाएगा। तो जीरो होने का मतलब क्या है, जीरो समझो या थोड़ी मिनिमम रखो इसको, बहुत ज़्यादा मिनिमम कर दो, तो उस केस में ये इसका रिलेशन देखिए करंट का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो ये करंट तो स्पीड कैसी हो जाएगी, हाई हो जाएगी कि नहीं, यानी कि स्पीड जो है आपकी बहुत डेंजरसली बहुत हाई हो जाएगी, यानी कि आपका इतना मोटर हाई स्पीड से हो जाएगा। इसीलिए क्या होता है, देखिए वही आपका आंसर आ गया, देखो वेरी हाई स्पीड हो जाएगी किस केस में, जब आपकी स्पीड, जब आप नो लोड पे आप डीसी सीरीज मोटर को वर्क कराएंगे। ठीक है, तो यही कारण होता है कि डीसी सीरीज मोटर होता है हमेशा जो ऑपरेट किया जाता है वो नो लोड पे आपका स्टार्ट नहीं किया जाता है, इसीलिए क्योंकि उसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। अगर स्पीड इतनी हाई हो जाएगी जिससे क्या है मोटर के डैमेज होने का खतरा हो जाता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए कोई भी अगर डीसी सीरीज मोटर है तो वो आप उस केस में उसको नो लोड पे ऑपरेट करा ही नहीं सकते। क्यों नहीं करा सकते, क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई हो जाती है। जैसे आप देख सकते हो, अगर इसमें सपोज करिए जीरो अगर रख देते हैं इसकी स्पीड, यहाँ पे आर्मेचर करंट अगर जीरो है, नो लोड का मतलब करंट कोई नहीं जीरो है, तो उस केस में क्या है, ये आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी कि नहीं, प्रोपोर्शनल टू इनफाइनाइट। तो स्पीड का इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज़्यादा डेंजरस इफेक्ट हो जाएगा उसका, तो इसलिए ये क्या होता है, उसको नो लोड पे ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका इसमें कॉन्सेप्ट। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप रिप्रेजेंट। तो इसमें जो है हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, तो पहले तो ये समझते हैं। तो हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, एक्चुअली में आपका एक ग्राफ होता है किसके किसके बीच में, आपका एक ग्राफ होता है किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। ये क्या होता है, डेंसिटी होता है, और ये क्या होता है, इंटेंसिटी होता है। इंटेंसिटी क्या, कौन सी, मैग्नेटिक, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी और मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी के बीच में जो ग्राफ होता है उसी को क्या बोला जाता है, आपका हिस्टेरिसिस लूप कहा जाता है। इस तरीके से आपने देखा होगा ये ग्राफ को। ठीक है, इस तरीके से आपने, इस तरीके से आपने ग्राफ देखा होगा, ठीक है, बना हुआ। तो वो यही आपका ग्राफ क्या कहलाता है, हिस्टेरिसिस ग्राफ कहलाता है। ठीक है, अब हिस्टेरिसिस लूप की बात करें तो हिस्टेरिसिस लूप क्या होता है, तो ये जो ग्राफ होता है इसका जो एरिया होता है वही आपका हिस्टेरिसिस लूप एरिया कहलाता है। ये क्या होता है, एरिया कहलाता है, क्या, लूप एरिया। ठीक है, अब देखिए
ये जो एरिया होता है, अगर आयरन की बात करें, ठीक है, आयरन अगर मेटल लेते हैं कोई मटेरियल, तो आयरन के मेटल के लिए आपका जो है हिस्टैरिसीस एरिया जो होता है, ये जो एरिया होता है वो क्या होता है, हाई होता है। हमेशा याद रखिएगा, हाई होता है किसके केस में, फॉर आयरन के केस में, ठीक है। तो जब आप जानते हैं जिसका एरिया हाई होगा उसका क्या होता है, लॉस भी ज़्यादा होगा, लॉस भी ज़्यादा होगा उस केस में, ठीक है। तो आप कह सकते हैं, तो इसमें जो लॉस होता है हिस्टैरिसीस लूप के कारण जो लॉस होता है वो क्या होता है, हिस्टैरिसीस लॉस होता है। इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये हमने किसका बनाया है, आयरन मेटल के लिए बनाया है, आयरन मटेरियल के लिए आपका हिस्टैरिसीस लूप दिया है। ऐसे ही आपका हिस्टैरिसीस कर्व जो है, अगर एयर के लिए अगर हम सपोज करें बनाएं, तो एयर के लिए क्या होता है, तो एयर के लिए हमेशा ध्यान रखिए क्या होगा, बी और एच। आपको हो सकता है क्वेश्चन में एयर के लिए भी पूछ ले, तो उसके लिए हमेशा क्या होता है, हिस्टैरिसीस लूप आपका एक स्ट्रेट लाइन होता है, ठीक है। क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो स्ट्रेट लाइन होता है, तो आप देख सकते हो इसमें कोई एरिया है ही नहीं लूप का, तो इसमें लॉस भी कम होगा, लॉस भी कम मिनिमम होगा, बिल्कुल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थे आपके 6 हो गए। और चलिए क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या कहा गया है। टू डीसी सीरीज मोटर आर कनेक्टेड इन सीरीज टू प्रोड्यूस टॉर्क टी। नाउ इफ द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल द टॉर्क प्रोड्यूस विल बी। यानी कि क्वेश्चन में क्या गया है, क्या कहा गया है कि दो सीरीज मोटर हैं, वो आपको कैसे कनेक्ट हैं, सीरीज में कनेक्ट हैं, तब उस केस में आपका जो टॉर्क प्रोड्यूस होता है वो टी टॉर्क होता है, ठीक है। इफ द मोटर आर कनेक्टेड इन पैरेलल, अब क्या बोला है कि अगर यदि यही मोटर जो है सीरीज मोटर पैरेलल में कनेक्ट कर दिए जाएं तो टॉर्क कितना होगा, ठीक है। तो ये हमको बताना है। तो जैसे इसका आंसर क्या होगा, वैसे तो आप सॉल्व करोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, T/4 आएगा, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कैसे T/4 आएगा। तो चलिए, तो जैसे कि आप जानते हैं कि दो डीसी सीरीज मोटर की अगर बात करें, तो डी सीरीज मोटर की, तो अगर डीसी सीरीज मोटर है, इस तरीके से हम जानते हैं ये मोटर है, ठीक है। इसको अगर हम सीरीज में कनेक्ट कर दिए, दो M1 इसको मान लिए और इसको M2 एज्यूम कर लिए, ठीक है। ये सीरीज में कनेक्ट हो गया आपके मोटर, ठीक है। इसमें जो करंट आपकी सपोज करिए आई जा रही है और इसका वोल्टेज क्या है, V है, ठीक है। ये वोल्टेज जा रहा है। तो उस केस में जब सीरीज मोटर होता है, हमको पता है कि सीरीज मोटर का जो कनेक्शन होता है, सीरीज मोटर का जो रिलेशन होता है टॉर्क का, तो वो क्या होता है, टॉर्क प्रोपोर्शनल IA², यही होता है, हम जानते हैं, ठीक है। अब इसके अगर टॉर्क की बात करें, जब ये सीरीज में है तो सीरीज में जो भी करंट आपकी जाएगी, तो मोटर 1 में भी यही करंट जाएगी और मोटर 2 में भी यही करंट जाएगी, यानी कि सेम करंट जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि इसकी जो सीरीज में अगर कनेक्ट है, तो सीरीज के केस में इसका टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या है, यानी कि टॉर्क कितना आएगा, A², ठीक है। तो इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट डाल देते हैं। अब अगर क्या क्या कहा गया है, यही अगर सीरीज मोटर अगर पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, तो पैरेलल में जैसे हमने क्या किया, इन मोटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो अगर पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए वोल्टेज ये है और यहाँ से करंट आई जा रही है। तो भैया ये करंट जो आएगी यहाँ पे आने के बाद एक करंट इसमें डिवाइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और यही करंट इधर हाफ हो जाएगी, यानी कि हाफ हाफ हो जाएगी कि नहीं। तो जब हाफ हाफ हो जाएगी, तब अगर टॉर्क देखोगे तो टॉर्क क्या हो जाएगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, आप जानते हैं कि टॉर्क प्रोपोर्शनल क्या होता है, IA², ठीक है। तो ये देखिए टी, अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, IA की जगह पे अगर हाफ बाई हाफ कर दोगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये क्या होगा, टॉर्क प्रोपोर्शनल IA² हो जाएगा, या भाई ए लिखो चाहे केवल आई लिख लो, ठीक है। IA² इक्वल अपॉन 4 ये हो जाएगा। तो इक्वेशन नंबर 2 इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर 2 का जब हम रिलेशन निकालेंगे, तो जैसे डिवाइड कर दिए, डिवाइड करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, सेकंड को फर्स्ट से जब डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, देखिए, तो टी, ये किस केस में आया, सीरीज के केस में, ये किस केस में आया, पैरेलल के केस में। हम इसको ऐसे लिख लें, तो देखिए टी पैरेलल अपॉन टी सीरीज ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये टी पी क्या हो जाएगा, IA²/4 अपॉन टी सीरीज के लिए टॉर्क कितना है, IA²। तो IA² देखिए IA² कैंसिल हो जाएगा, तो अब हमारे पास क्या निकलेगा, TP/T ऐसी इक्वल्स टू 1/4 निकलेगा कि नहीं। अब अगर इसका रिलेशन निकालना चाहोगे, तो रिलेशन क्या होगा, टी पी प्रोपोर्शनल, ऐसे लिखो टी इक्वल्स टू टी सीरीज अपॉन 4, यही रिलेशन निकलेगा कि नहीं, बताइए। तो टी सीरीज का मतलब क्या है, T/4। तो यही आंसर देखिए आपका यही निकल के आया। तो ये तो हो गया आपका किसके लिए, टॉर्क का रिलेशन, ठीक है। इस तरीके से अगर यही आपका पूछ लिया जाए, स्पीड के रिलेशन में भी क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि अगर पैरेलल के केस में अगर यही काम किया जाए कि
दो सीरीज मोटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाए, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो स्पीड का रिलेशन क्या होगा? तो स्पीड का रिलेशन हमेशा क्या हो जाएगा? NP, यानी कि पैरेलल में स्पीड इक्वल टू हो जाएगा 4NSE। ये रिलेशन होता है। क्यों होता है? जानते हो कि ये, आप जानते हो टी प्रोपोर्शनल क्या होता है? 1/n, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, ये डिवाइड बाई 4 है तो ये 4 टाइम्स हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका रिलेशन उसी तरीके से इसका भी आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। ठीक है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहा गया है? विच DC मोटर इज जनरली प्रिफर्ड फॉर क्रेन्स एंड होइस्ट। ठीक है, तो अभी तक हमने अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि जो हाई स्टार्टिंग टॉर्क के लिए जो एप्लीकेशन होता है सीरीज मोटर का ही होता है ना। तो इसका आंसर क्या होगा? सीरीज मोटर। तो जहाँ पे हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सीरीज मोटर का यूज़ किया जाता है। तो क्रेन्स जो होती है वहाँ पे भी क्रेन में क्या होता है? हाई स्टार्टिंग टॉर्क रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी कि सीरीज मोटर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर बैटरी चार्जिंग विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेटर यूज्ड। अब देखिए क्या कहा गया है कि अगर बैटरी को चार्ज करना है तो उस केस में कौन सा जनरेटर हमारे लिए सुटेबल होगा या यूज किया जाता है। तो कौन सा मोटर होगा? तो हमेशा याद रखेंगे कौन सा, इसका आंसर होगा बी, यानी कि डीसी संट मोटर। तो डीसी संट मोटर का यूज क्यों कहाँ किया जाता है? बैटरी को चार्जिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर नो लोड रेटेड, नो लोड रेटेड करंट क्या कितना होता है ये बताना है। इन केस ऑफ पावर ट्रांसफार्मर नो लोड रेटेड करंट जनरली कितनी होती है लगभग? तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 2 से 6% नो लोड करंट होती है। ठीक है, आप याद रखिएगा इसको। तो पावर ट्रांसफार्मर जो नो लोड रेटेड करंट होती है वो कितनी होती है? 2 से 6% होती है। ये आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है, कल और कुछ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए फिर, थैंक यू, धन्यवाद।